हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार चंद्रवाल, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। आज आपको जो अपना HVDC सिस्टम है उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके क्या क्या एडवांटेज हैं आज अपन इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, तो पार्ट 1 अपन लेके चल रहे हैं। इसमें अपन आपका जो HVDC सिस्टम है उसके इंट्रोडक्शन, उसकी वर्किंग और साथ ही साथ उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी अपन इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि अपना HVDC जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको क्यों अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो जनरली अपन देखें कि अगर अपन लार्ज डिस्टेंस के लिए बल्क पावर को अगर ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो उस केस में आपका जो HVDC सिस्टम है वो AC सिस्टम की तुलना में या EHV सिस्टम की तुलना में आपका लेस कॉस्टली पड़ता है। साथ ही साथ जो अदर टेक्निकल टर्म्स हैं, जो जैसे कि आपका जो पावर लॉस है, कोरोना इफेक्ट, कोरोना लॉस है, प्रॉक्सिमिटी स्क्रीन इफेक्ट है, ये सभी चीज़ें आपकी जो HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम है उसमें क्या हो जाती हैं, कम होती हैं, लेस होती हैं, जीरो होती हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, इसलिए जो HVDC सिस्टम को क्या करते हैं अपन, बल्क अगर पावर अपन को ट्रांसमिट करनी है अधिक डिस्टेंस के लिए या लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो अपन HVDC सिस्टम को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं किसी तुलना में EHV या AC सिस्टम की तुलना में। तो सबसे पहले जो आपका HVDC जो सिस्टम यूज़ किया गया था वो 1954 में किया था आपका जो स्वीडिश मेनलैंड है और जो गोटलैंड आइसलैंड है उन दोनों के बीच। तो HVDC सिस्टम में क्या होता है कि जो आपका पावर है उसको अपन एक DC लिंक के थ्रू अपन क्या करते हैं, एक ग्रिड से या एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन में क्या करते हैं अपन ट्रांसमिट करते हैं। अब चूंकि ये DC सिस्टम है तो इसीलिए जो अपना इनपुट है वो क्या है, अपना AC सिस्टम है या AC सप्लाई है। तो उस AC सप्लाई को सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, DC सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार रिसीविंग एंड पे या जो आपका अगला या नेक्स्ट जो भी आपका सब स्टेशन है जहाँ तक आप पावर ट्रांसमिट करना चाहते हैं वहाँ तक, फिर वहाँ पे फिर आपको जो DC सप्लाई है उसको वापस फिर AC में कन्वर्ट करके फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको वहाँ पर उस सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाई वोल्टेज डायरेक्ट ट्रांसमिशन करंट, हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर स्टेशन का उपयोग बल्क पावर को अधिक दूरी तक डायरेक्ट करंट के द्वारा ट्रांसमिट करने में किया जाता है। अधिक दूरी तक पावर ट्रांसफर के लिए HVDC जो लाइन है वो AC ट्रांसमिशन की तुलना में क्या पड़ती है, सस्ती पड़ती है। साथ ही पावर जो लॉसेज होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम के केस में कम होते हैं। ठीक है, यह विभिन्न फ्रीक्वेंसीज तथा कैरेक्टरिस्टिक के नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। मतलब यहाँ पर जो आपके अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के नेटवर्क को भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंबाइन कर सकते हो, आप जोड़ सकते हो आपस में। ठीक है, AC लाइन की तरह DC लाइन में भी करंट तथा वोल्टेज की डायरेक्शन परिवर्तित नहीं होती है। एक संयुक्त AC तथा DC सिस्टम में उत्पादित AC वोल्टेज को सेंडिंग एंड पर DC में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, जो आपका AC वोल्टेज है उसको सबसे पहले स्टेप अप करके फिर अपन उसको एक कन्वर्टर जो कि आपका क्या होगा, रेक्टिफायर होगा, उससे अपन उसको AC को DC में कन्वर्ट कर लेंगे। तथा DC सिस्टम में उत्पादित AC वोल्टेज को सेंडिंग एंड पर DC में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद DC वोल्टेज को रिसीविंग एंड पर AC वोल्टेज में परिवर्तित किया जाता है। मतलब सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने जो आपका AC सिस्टम है वहाँ से AC सप्लाई को या जो आपका AC वोल्टेज सबसे पहले अपन ने उसको स्टेप अप किया एक HVDC स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू। फिर अपन ने उस AC सप्लाई को किसी में एक कन्वर्टर के थ्रू, जो कि आपका क्या होगा, रेक्टिफायर होगा, उससे अपन ने उसको क्या किया, DC सप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इस DC सप्लाई को अपन एक DC लिंक के थ्रू क्या करेंगे, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे इस DC लिंक के द्वारा जो भी आपकी पावर है। अब उस दूसरे सब स्टेशन पर अब आप क्या करोगे, वापस इस DC सप्लाई को किसी में कन्वर्ट करेंगे, AC सप्लाई में। तो उसके लिए अपन एक और कन्वर्टर यूज करेंगे जो कि आपका इन्वर्टर होगा,
वो इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा। वो क्या करेगा, आपका जो आपकी डीसी सप्लाई है उसको वापस एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद वापस अपन एक एचवीडीसी ट्रांसफार्मर के द्वारा उसका वोल्टेज लेवल है वो जो क्या कर लेंगे, अपन स्टेप डाउन कर लेंगे, स्टेप मतलब उसका वोल्टेज लेवल कम कर लेंगे। फिर उस सप्लाई को फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन क्या कर देंगे, भेज देंगे या ट्रांसमिट कर देंगे। तो एचवीडीसी ट्रांसमिशन ओवरलोड ट्रांसमिशन लाइन की स्थिति में, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की स्थिति में 600 किलोमीटर की अधिक दूरी के लिए तथा अंडरग्राउंड केबल की स्थिति में 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए उपयोग में लिया जाता है। मतलब जो आपका एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है, अगर अपन ओवरहेड लाइन के केस में देखें तो 600 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए, और अगर अपन बात करें अंडरग्राउंड केबल्स की केस में तो 50 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए अपन एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। ठीक है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो एचवीडीसी लिंक यूज किया गया है वो बाइपोलर नेटवर्क था, और ±500 kV का वो अपना वोल्टेज लेवल वाला बाइपोलर डीसी लिंक इंडिया में यूज किया गया था। ठीक है। अब अपन इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो एचवीडीसी सिस्टम है वो काम कैसे करता है, उसकी वर्किंग क्या है। तो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है कि डीसी सिस्टम किस तरह से काम करता है। एक फिर देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया, मान लो अपन ने एक जनरेटिंग स्टेशन है, वहाँ पे अपन ने एसी सप्लाई जनरेट करी। उस एसी पावर को अपन एक रेक्टिफायर यूज़ करके उसको क्या कर दिया, अपन ने डीसी पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब उस डीसी पावर को अपन डीसी लिंक के थ्रू, 3 प्रकार के डीसी लिंक होते हैं, उनमें से किसी भी एक डीसी लिंक का यूज़ करके अपन उस पावर को एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन तक अपन क्या कर देंगे, ट्रांसमिट करेंगे। फिर उस दूसरे सब स्टेशन पर एक इन्वर्टर के थ्रू उस जो डीसी सप्लाई है उसको वापस अपन फर्दर किस में कन्वर्ट कर लेंगे, एसी सप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जनरेटिंग सब स्टेशन में जनरेटेड एसी पावर को रेक्टिफायर का उपयोग करके डीसी पावर में बदला जाता है। एचवीडीसी सब स्टेशन या कन्वर्टर सब स्टेशन में रेक्टिफायर तथा इन्वर्टर्स को लाइन के दोनों एंड पर लगाया जाता है। मतलब सेंडिंग एंड पर अगर आप बात करें सेंडिंग एंड की, तो वहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, जो कन्वर्टर होगा रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा, और रिसीविंग एंड पर जो कन्वर्टर होगा वो आपका एज ए इन्वर्टर काम करेगा। तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में तथा इन्वर्टर डीसी को एसी में परिवर्तित करने के काम आता है। इस डीसी पावर को ओवरहेड लाइन के द्वारा फ्लो कराया जाता है तथा यूजर एंड पर वापस इसे इन्वर्टर का प्रयोग करके अपन किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि एक सिस्टम में 2 कन्वर्टर स्टेशन तथा एक ओवरहेड लाइन है तो अपन उसको 2 टर्मिनल डीसी सिस्टम या पॉइंट टू पॉइंट डीसी सिस्टम कहते हैं। मतलब यदि आपका एक सिस्टम है जिसके अंदर आपके 2 कन्वर्टर स्टेशन तथा एक डीसी ओवरहेड लाइन है, तो आप उसको बोलेंगे 2 टर्मिनल डीसी सिस्टम या पॉइंट टू पॉइंट डीसी सिस्टम। इसी प्रकार यदि सब स्टेशन में 2 से अधिक कन्वर्टर स्टेशन या 1 से अधिक आपकी ट्रांसमिशन ओवरहेड लाइन है तो फिर आप उसको बोलेंगे मल्टी टर्मिनल डीसी सब स्टेशन। मतलब यदि आपके 2 से अधिक कन्वर्टर स्टेशन हैं और जो ओवरहेड लाइन की नंबर ऑफ ओवरहेड लाइन्स हैं वो 1 से ज़्यादा हैं तो फिर अपन उसको बोलेंगे मल्टी टर्मिनल डीसी सब स्टेशन। ठीक है। ये आपका जो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम है उसका सिंगल लाइन डायग्राम है, या अपन इसको लेआउट भी बोल सकते हैं एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन ने अपन ने क्या किया, जनरेटिंग स्टेशन के पास में अपना एक कन्वर्टर स्टेशन है। इसी प्रकार रिसीविंग एंड के पास भी अपना एक कन्वर्टर स्टेशन है। इस ग्रिड से या इस नेटवर्क से इस नेटवर्क तक अपन को पावर ट्रांसमिट करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो अपना सेंडिंग एंड जो सेंडिंग एंड है वहाँ से अपन ने जो एसी पावर है उसको सबसे पहले उसका जो वोल्टेज लेवल है वो अपन ने
स्टेप डाउन HVDC ट्रांसफार्मर के थ्रू अपन ने क्या कर लिया, अप कर लिया। उसके बाद फिर एक कन्वर्टर का यूज़ करके, जो कि आपका रेक्टिफायर की तरह काम करेगा, उसका यूज़ करके अपन ने क्या किया, जो आपकी AC पावर है उसको DC पावर में अपन ने कन्वर्ट कर लिया या DC सप्लाई में कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों जो सब स्टेशन है, इन दोनों के बीच आपका क्या होगा, DC लिंक होगा या DC ओवरहेड लाइन अपन उसको बोल सकते हैं। इस ओवरहेड लाइन के थ्रू इस सेंडिंग एंड से इस रिसीविंग एंड तक अपन क्या करेंगे, पावर ट्रांसमिट होगी। ठीक है, अब इस रिसीविंग एंड पर अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पर रेक्टिफायर लिख रखा है ये गलत है, यहाँ पे इन्वर्टर होगा अपना। तो इस रिसीविंग एंड पर जो अपने DC सप्लाई है उसको अपन वापस किस पे कन्वर्ट करेंगे, AC सप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। और अपन जानते हैं कि DC को अगर AC में कन्वर्ट करना हो तो अपन किसका यूज करते हैं, इन्वर्टर का। तो यहाँ पे जो कन्वर्टर है वो एज ए इन्वर्टर काम करेगा, और ये आपका इन्वर्टर है जो DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा। फिर अपन वापस एक HVDC ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे, जो आपको वापस जो इस वोल्टेज, इसका जो वोल्टेज लेवल है उसको क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा। और फर्दर फिर आपको वो क्या करेगा, जो भी आपका नेक्स्ट ग्रिड है उसको वो क्या करेगा, सप्लाई वहाँ तक पावर ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार एक सब स्टेशन से या एक पावर नेटवर्क से दूसरे पावर नेटवर्क तक आप HVDC लिंक के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एक खास बात यहाँ पर यह भी है कि जो भी आपके कन्वर्टर्स हैं, यहाँ पे अपन दो कन्वर्टर्स यूज कर रहे हैं, दोनों कन्वर्टर आपस में क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। और इनका जो ऑपरेशन है कि ये आपका एज ए इन्वर्टर काम करेगा या एज ए रेक्टिफायर काम करेगा, ये डिपेंड करता है आपके फायरिंग एंगल अल्फा। ठीक है, तो फायरिंग एंगल के बारे में आपने पावर सिस्टम में कन्वर्टर्स का जो चैप्टर है तब पढ़ा होगा, तब आपको अगर आइडिया हो तो वहाँ पर जो फायरिंग एंगल की जो रेंज है उसके आधार पर आपका जो कन्वर्टर है वो एज ए रेक्टिफायर या एज ए इन्वर्टर काम करता है। अगर आपका फायरिंग एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच है तो आपका जो कन्वर्टर है वो एज ए रेक्टिफायर काम करेगा। इसी प्रकार यदि आपका जो कन्वर्टर है वो उसका फायरिंग एंगल अगर 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच है तो आपका फिर वो कन्वर्टर है जो एज ए इन्वर्टर काम करेगा। ठीक है, तो इन्हीं फायरिंग एंगल पर आपका जो वोल्टेज है कन्वर्टर वो आउटपुट वोल्टेज वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आपका HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम का लेआउट। अब बात कर लेते हैं अपन कि जो आपका HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके क्या क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन सर्किट, मतलब जो आप HVDC सिस्टम में अगर अपन सेम अमाउंट की पावर ट्रांसमिट करना चाहें जो कि आप AC सिस्टम के केस में कर रहे हो, तो अपन को HVDC सिस्टम में क्या करेंगे, अपन कम नंबर ऑफ कंडक्टर अपन को यूज़ करके उस पावर को क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अपन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की अगर पावर अपन को ट्रांसमिट करनी है, उसके लिए अपन ने जो AC सिस्टम है उसमें 3 वायर 3 फेज सिस्टम अपन ने यूज़ किया है। तो उसी सेम अमाउंट के पावर को अगर अपन DC या HVDC सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट करना चाहें तो अपन उसको 2 कंडक्टर या सिंगल कंडक्टर से अपन उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने जो नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई, इसीलिए जो कॉस्ट ऑफ कंडक्टर है वो भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई, किसकी तुलना में, AC सिस्टम की तुलना में। ठीक है, तो HVDC ट्रांसमिशन में लाइन कंस्ट्रक्शन AC ट्रांसमिशन की तुलना में सिंपल होता है। इसमें लाइन कंडक्टर की संख्या तथा इंसुलेटर्स की आवश्यकता कम होती है, इसलिए HVDC सिस्टम इस सिस्टम की तुलना में क्या होता है, आपका सस्ता होता है। पावर पर कंडक्टर, फर्स्ट केस में तो अपन ने क्या माना कि अपन ने पावर सेम मानी है। अगर अपन कंडक्टर की संख्या और इंसुलेटर की संख्या सेम माने तो HVDC सिस्टम के केस में आप अधिक पावर ट्रांसमिट कर सकते हो किसकी तुलना में, AC सिस्टम की तुलना में। तो यदि कंडक्टर्स तथा इंसुलेटर की संख्या समान है तो DC के केस में आप जो
पावर पर कंडक्टर है वो एसी की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा होती है, या डीसी केस में आप ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर सकते हो एज कंपेरिजन टू एसी सिस्टम। थर्ड एडवांटेज है कि कोई चार्जिंग करंट प्रोवाइड नहीं होता, मतलब डीसी केस में कोई भी चार्जिंग करंट आपका फ्लो नहीं होता। चार्जिंग करंट आपका कौन सा होता है, जो भी आपका जो कंडक्टर है, जो ग्राउंड है, उन दोनों के बीच जो भी कैपेसिटिव रिएक्टेंस आता है, तो उस कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण जो करंट फ्लो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, चार्जिंग करंट बोलते हैं। जैसे कि आपका वोल्टेज अनबैलेंस होता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, इसलिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या होगा, वह होता है आपका 1/2πfc। चूँकि अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, इसलिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपका आएगा वो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। इसीलिए इस इन्फिनिटी कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण आपका जो चार्जिंग करंट होता है क्या होता है, 0 होता है। तो इस चार्जिंग करंट के कारण जो भी आपका सिस्टम में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है वो HVDC के केस में क्या होता है, नील होता है, 0 होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है या फोर्थ एडवांटेज है, इसमें कम फेस टू फेस तथा ग्राउंड क्लियरेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो HVDC के केस में जो पोटेंशियल स्ट्रेस होते हैं वो आपका AC सिस्टम की तुलना में क्या होता है, 1/√2 टाइम्स होते हैं। मतलब AC की तुलना में DC ट्रांसमिशन सिस्टम में क्या होता है, कम पोटेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। इसीलिए जो आपका फेस टू फेस तथा ग्राउंड क्लियरेंस होता है यहाँ पे क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो टावर की हाइट है वो भी आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर कम हो जाती है, जिससे भी आपका जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, कोरोना लॉस भी कम होते हैं। ठीक है। अपन जानते हैं कि कोरोना लॉस किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, फ्रीक्वेंसी, या अपन अगर फुल फॉर्म में बोलें तो f+25 के होल ब्रैकेट के प्रोपोर्शनल होते हैं। चूँकि डीसी सिस्टम में आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, इसलिए जो आपका कोरोना लॉस है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, किसकी तुलना में, एसी सिस्टम की तुलना में। तो ये भी आपका एक तरह का HVDC सिस्टम में क्या है, फ़ायदा है कि आपका यहाँ पर कोरोना लॉस क्या होता है, कम होता है। पावर ट्रांसफ़र के लिए कम लाइन्स की आवश्यकता होने के कारण पावर लॉस भी कम होते हैं। मतलब आप अगर सेम अमाउंट की पावर अगर आप ट्रांसमिट करना चाह रहे हो तो अपन ने क्या देखा कि HVDC सिस्टम में अपन को कम लाइन्स की आवश्यकता होती है, या कम कंडक्टर अपन यूज़ करेंगे। तो कम कंडक्टर यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कंडक्टर्स में जो पावर लॉस हो रहे हैं वो भी क्या होंगे, HVDC की केस में कम होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो पावर लॉस है वो भी क्या हो गए, कम हो गए। सातवां जो आपका एडवांटेज है वो है, HVDC सिस्टम अर्थ रिटर्न का उपयोग होता है। इसलिए यदि एक पोल में फॉल्ट या आ जाए तो दूसरा पोल अर्थ रिटर्न के साथ इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह कार्य करता है। इसी कारण ये सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। मतलब अगर अपन बायपोलर नेटवर्क की बात करें तो यदि एक कंडक्टर में या एक पोल में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है और उस कारण वो क्या हो जाता है, आपका काम करना बंद कर देता है, तो जो दूसरा आपका पोल है या जो दूसरा कंडक्टर है वो ग्राउंड रिटर्न के साथ एज ए इंडिपेंडेंट सर्किट काम करेगा और वो उस फॉल्ट के कारण यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में यदि अपन 3 वायर सिस्टम यूज़ करें तो अगर किसी एक फेज़ में आपका फॉल्ट आ जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी दोनों फेज़ पर भी आता है, वो पूरा सिस्टम क्या हो जाता है, आपका डिस्टर्ब हो जाता है। बट HVDC के केस में ऐसा नहीं होता, इसलिए HVDC सिस्टम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है इसकी तुलना में आपके AC सिस्टम की तुलना में। HVDC में 2 AC स्टेशंस को HVDC लिंक के द्वारा जोड़ने के लिए एसिंक्रोनस कनेक्शन का उपयोग होता है। इसलिए पावर का ट्रांसमिशन सेंडिंग एंड तथा रिसीविंग एंड फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करती। मतलब जो आपकी पावर है वो सेंडिंग एंड या रिसीविंग एंड पे जो फ्रीक्वेंसीज हैं उन पर वो डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर कौन से कनेक्शन का यूज़ कर रहे हैं अपन, एसिंक्रोनस कनेक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। इसी कारण आप क्या कर सकते हो, जो 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जो पावर नेटवर्क्स हैं या पावर सिस्टम्स हैं उनको आपस में यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं।
तो ये भी आपका एक HVDC सिस्टम का एक फ़ायदा है। फ्रीक्वेंसी नहीं होने के कारण इसमें स्किन इफेक्ट तथा प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी मौजूद नहीं होते, क्योंकि आपका जो HVDC सिस्टम है उसमें फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए यहाँ पर जो आपके प्रॉक्सिमिटी तथा जो स्किन इफेक्ट है वो भी क्या होते हैं, 0 होते हैं, उनका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है। 10वां एडवांटेज है, इसमें कोई भी रिएक्टिव पावर जनरेट या एब्जॉर्ब नहीं होती, इसलिए रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, अपन ने देखा कि HVDC सिस्टम में क्या आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, इसलिए जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है XL वो क्या होता है 2πf इंटू एल, चूँकि फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसलिए XL आपका क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 0 हो गया, तो उस इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण जो अपना रिएक्टिव पावर कंपनसेशन है उसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इसलिए रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर अपन AC सिस्टम में देखें तो वहाँ पर आपका कुछ इंडक्टिव रिएक्टेंस का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए वहाँ पर रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की आवश्यकता होती है और अपन को रिएक्टिव पावर कंपनसेशन की टेक्निक्स को वहाँ पर क्या करना पड़ता है, यूज में लेना पड़ता है, काम में लेना पड़ता है। 11 पॉइंटर रिलायबिलिटी। अब अगर अपन टू कंडक्टर बाइपोलर नेट DC लाइन को अपन यूज कर रहे हैं तो वो 3 फेज 3 लाइन AC सिस्टम की तुलना में क्या जाता है, ज़्यादा रिलायबल होता है। क्यों होता है, वो अपन ने देखा कि यदि अगर एक पोल में या एक कंडक्टर में अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो दूसरा कंडक्टर जो आपका एज ए इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह काम करके पावर को ट्रांसमिट करता रहता है। तो इसलिए HVDC सिस्टम AC सिस्टम की तुलना में आपका ज़्यादा रिलायबल होता है। HVDC सिस्टम में कोई इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा होता है। मतलब आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो HVDC केस में क्या है, 0 है, इसलिए जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो क्या होता है, अच्छा होता है। मतलब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 है तो इसलिए कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं लाइन में, वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो जिस लेवल पर आप वोल्टेज का या पावर का ट्रांसमिट कर रहे हो तो सेंडिंग एंड पर जो आपका वोल्टेज लेवल है सेम का सेम वोल्टेज लेवल आपको कहाँ पर मिलेगा, रिसीविंग एंड पर। क्यों, क्योंकि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या है, 0 है, इसलिए जो भी लाइन में है कोई भी वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो जो सेम वोल्टेज लेवल आपका सेंडिंग एंड पर है, सेम वोल्टेज लेवल आपको रिसीविंग एंड पर मिलेगा, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पर क्या होता है, बेटर होता है HVDC सिस्टम की केस में। 13वां पॉइंट है, HVDC सिस्टम की फ्रीक्वेंसी पर निर्भरता नहीं होने का रेडियो इंटरफेरेंस कम होता है। ठीक है, तो जो आपका रेडियो इंटरफेरेंस जो कि क्या होता है कि पावर लाइन के कारण जो भी कम्युनिकेशन लाइन में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं अपन रेडियो इंटरफेरेंस। क्योंकि आपके जो HVDC सिस्टम है उसमें फ्रीक्वेंसी आपकी 0 है, तो इसीलिए इस जो आपका रेडियो इंटरफेरेंस है या जो भी आपका HVDC सिस्टम है वो कम्युनिकेशन लाइन में कोई भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा या बिल्कुल कम इंटरफेरेंस उसमें प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो रेडियो इंटरफेरेंस है वो क्या होता है, कम होता है। HVDC सिस्टम में स्टेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप बात करें ऐसी सिस्टम की तो वहाँ पर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के आधार पर अपन वहाँ पर स्टेबिलिटी की लिमिट डिसाइड करते हैं। ठीक है, बट आपके HVDC की सिस्टम में इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं होती, इसलिए HVDC सिस्टम में स्टेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये थे आपके HVDC सिस्टम के एडवांटेज। अब अपन इसे कुछ डिसएडवांटेज हैं वो भी देख लेते हैं कि कन्वर्टर के कारण क्या हो जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब जो भी आप कन्वर्टर्स यूज़ कर रहे हो जो AC को DC में या DC को AC में कन्वर्ट करेंगे तो वो कन्वर्टर्स क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, तो इस कारण इसकी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इन्वर्टर तथा रेक्टिफायर टर्मिनल पर हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं। इन हार्मोनिक्स को रिमूव करने के लिए फिल्टर्स का उपयोग किया जाता है जो कि एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने कन्वर्टर पढ़ा हो तो वहाँ पर अपन देखेंगे कि जो कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज है उसमें फंडामेंटल कंपोनेंट के अलावा अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो फंडामेंटल कंपोनेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट हैं वो सब कंपोनेंट क्या कहलाते हैं, आपके हार्मोनिक्स कहलाते हैं। और उन
कंपोनेंट्स को फिल्टर करना या रेक्टिफायर करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? यदि अगर आप उन कंपोनेंट्स को रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो वो हार्मोनिक्स है वो आपके जो भी इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, चाहे वो इंडक्शन मोटर हो चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, उनमें वो क्या करेंगे, आपके हंटिंग के साथ साथ हीटिंग, एक्स्ट्रा हीटिंग भी आप वो क्या करेंगे, आपके प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए ये जो भी हार्मोनिक्स है ये होता है, क्या होता है, अनवांटेड होते हैं, इनको फिल्टर करना ज़रूरी होता है। तो इन हार्मोनिक्स को फिल्टर करने के लिए अपन को या दूर करने के लिए अपन फिल्टर्स यूज़ करते हैं। तो ये जो फिल्टर्स होते हैं ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। तो ये भी एक आपका HVDC सिस्टम का डिसएडवांटेज है। कन्वर्टर स्टेशन पर यूज़ में आने वाले इन्वर्टर्स की लिमिटेड ओवरलोड कैपेसिटी होती है। मतलब जो भी आप कन्वर्टर स्टेशन पर जो इन्वर्टर यूज़ कर रहे हो तो उसकी जो ओवरलोड कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है। फोर्थ है, HVDC सिस्टम में यूज़ होने वाले सर्किट ब्रेकर एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब जो भी आप HVDC सब स्टेशन पर जो HVDC सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। फिफ्थ डिसएडवांटेज है, HVDC लिंक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मतलब इनका जो इंटरनल सर्किटरी है या इनका जो नेटवर्क है वो क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है किसी केस में AC सिस्टम के तुलना में। ठीक है। तो ये थे अपने आपके जो HVDC सिस्टम है उसके डिसएडवांटेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी सेशन में मैंने पढ़ाया, आपका जो HVDC सिस्टम है उसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उसकी वर्किंग, उसका लेआउट और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू।